हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज का दिन बहुत हेक्टिक था। आज बहुत सारी पढ़ाई करी, बहुत सारी वीडियोस को देखा, जितनी भी चीजें क्लास करानी थी सब कुछ हमने कवर कर लिया। कुछ भी छूटा नहीं है, कुछ भी बचा नहीं है। फाइनली आज क्लास रात को, ये वीडियो देख रहे हो क्लास आप रात को लेट नाइट, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको आंसर्स को प्रेजेंट किस तरीके से करना है। सब कुछ आता हुआ, सब कुछ आता है, लेकिन अगर आपने आंसर्स को प्रेजेंट सही से नहीं करा तो शायद टीचर आपको पूरे नंबर नहीं देगा। फिर क्लास 3 नंबर वाले में 2 नंबर, 4 नंबर वाले में 2.5-3 नंबर, और 6 नंबर वाले में 3-4 नंबर आपको मिल जाएंगे, जैसा स्कूलों में अभी तक होता आ रहा था। तो आपको आंसर राइटिंग की स्किल्स को सीखना है। क्लास करना कुछ नहीं है, बस वीडियो देखना है। जो छोटी छोटी मिस्टेक्स आप करते हो आंसर राइटिंग में, मैं वो आपको गाइड कर दूंगा, आप उसे ठीक कर लेना क्लास, और कल के पेपर में आग लगा दोगे। भूलना मत, कल सुबह 5 बजे हमारा लाइव है, अर्ली मॉर्निंग 5 AM। किसी भी तरीके से क्लास, मैं तो खुद शायद रात को सो भी ना पाऊँ मॉर्निंग तक, बिकॉज बहुत सारा काम करना है, बहुत सारी चीज़ें और करनी है। आके बीएसटी के लिए, अकाउंट्स के लिए भी काम करना है। ये जर्नी खत्म थोड़ी हुई है, अभी तो चल रहा है, अभी तो ये शुरुआत है। ठीक है, तो सुबह 5 बजे मिलेंगे, पूरा लाइव हर चीज़ रिवाइज कर लेंगे, क्विक रिवीजन। फिर तुम एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जाके जो पन्ना पलटाते हो ना, वो काम तुम्हारा बच जाएगा। आराम से क्लास तुम जा सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आंसर्स की राइटिंग की प्रेजेंटेशन किस तरीके से करें, लेकिन उससे पहले कुछ मैं आपको बताता हूँ स्टार्ट, आप ध्यान समझना। आपका टोटल 34 क्वेश्चंस होंगे। 20 क्वेश्चन एमसीक्यू, 10 इंडियन से 10 मैक्रो से। एमसीक्यू में क्लास कोई एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ क्लास जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर लिखो, और क्लास आंसर यहाँ पे लिख डालो जो भी है। और ABCD तो लिखना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फिर साथ में क्लास आप वो ऑप्शन भी लिख देना, कोई उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसको ऑप्शन भी लिख देना। और सेफ रहना चाहते हो, मान लो कुछ में 7 है तो 7 का ही लिख दिया, 7 का और पार्ट है, 7 के ब्रैकेट में से और लिख दो, और फिर इस तरीके से आप लिख सकते हो। पर अगर आपने ये लिख दिया और फिर आपने ये लिख दिया, फिर तो गलती का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे पूरे 1 मार्क मिल जाएंगे और कुछ नहीं करना। और इसको आपको पता है क्लास, मैंने आपको टिप्स भी दे दिया था शुरू में। अभी क्लास 1 घंटे पहले टिप्स की वीडियो देखी होगी आपने, कि किन किन बातों का तुम्हें ध्यान रखना है बिफोर एग्जाम। टिप्स यानी कि आपको किस किस तरीके से शुरू के 15 मिनट को यूज करना है। एग्जामिनेशन में छूटेगा किसी का पेपर नहीं, किसी का पेपर नहीं छूटेगा। तसल्ली से, आराम से, अच्छे से, प्यार से करना। बीएसटी और इसमें क्लास, बीएसटी में एक बार को फिर भी बड़ा हो सकता है पेपर, बट इको में आप सबका पेपर आसानी से हो जाएगा। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन के साथ अगर कोई दूसरा ऑप्शन में है तो प्लीज वो करना। असर्शन रीजन वाले में क्लास गलती आप बहुत करते हो। इसके बाद जो 4 क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के, 6 क्वेश्चन होंगे क्लास आपके 4-4 नंबर के, 3 इंडियन 3 मैक्रो, ये भी 3 इंडियन 3 मैक्रो, और 4 क्वेश्चन होंगे 6-6 नंबर के, तो ये भी 3 इंडियन 3 मैक्रो। इस तरीके से पूरा 80 नंबर कवर हो जाता है। अब ये जो टोटल क्वेश्चन है, तो अगर देखा जाए 6 4 10 4 14 क्वेश्चन, टोटल 14 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें तुम्हें कुछ लिखना है। 20 क्वेश्चन तो एमसीक्यू हो गया। अब उसमें से एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा। मैंने तुम्हें आज ही सुबह इमेज बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी। अभी आप रात 10 बजे ये वीडियो देख रहे हो, सुबह 10 बजे इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है, जहाँ पे क्लास मैंने बताया था इमेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। केस बेस्ड क्वेश्चन क्लास एक आएगा, मैंने आज आपको दिन में वो भी करा दिया, जहाँ 6 नंबर का पूरा पैराग्राफ लिखा होगा। मैंने कहा था उससे डरने की भी कोई बात नहीं है, वो क्वेश्चन लास्ट में लिखा रहता है, वो भी आप आराम से कर लोगे। एक डाटा और टेबल बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जहाँ पे एक डाटा दिया होगा, उसकी फिगर को, उसके टेबल को आपको विद रीजन अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। मैंने आपको इसकी भी प्रैक्टिस आज दिन में करा दी। इसके अलावा क्लास 1 से 2 न्यूमेरिकल, जिसमें से नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल और ADAS का न्यूमेरिकल, जिससे सबसे ज़्यादा चांस है आने के। तो अगर देखा जाए तो 2 3 4 5 5 क्वेश्चन और चले गए लगभग। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ 9 क्वेश्चन है जिनमें आपको लिखना है, यानी कि सिर्फ 9 ही क्वेश्चंस हैं जिनमें क्लास, यानी 30 मार्क्स का लगभग ऐसा है जहां पे क्लास आपको आंसर लिखना है। तो उसको आपने कैसे लिखना, उसी की हम बात करेंगे। तो जिन बच्चों को लिखने का डर है, सर हम अपनी लैंग्वेज बना के नहीं लिख पाते, डोंट वरी यार, सिर्फ आपको लिखना। बहुत सारे ऑप्शंस होंगे पेपर में, सिर्फ आपको 9 ही क्वेश्चंस का आंसर लिखना है बैठ के, और तो बाकी सारा का सारा कवर हो गया। इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो गया, उसमें देख के आपको लाइन लिख देनी है। केस बेस्ड क्वेश्चन का भी आंसर लिखना है आपको, लेकिन वो केस से ही मिल जाएगा। और इमेज बेस्ड क्वेश्चन का भी आंसर लिखना है, बट वो इतनी मेहनत नहीं देगा जो एक नया फ्रेश क्वेश्चन देगा। तो जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे वो भी थोड़ा बहुत घुमा के आ सकता है 9 में से। मतलब मैं उम्मीद करता हूँ 2-3 क्वेश्चन तो घुमा के आएगा। मैंने आपको जितना भी कुछ कराया ना, सारा पेपर उससे आएगा, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देगा, उसी चीज को पूछेगा, उसी बजट का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, लेकिन थोड़ा घुमा के इनडायरेक्ट वे में पूछेगा। अब उसको पकड़ना है, और आपने जितना भी कुछ पढ़ रखा है वो सारा कुछ लिख के आना है, छोड़ना कुछ नहीं है। पेपर ना बहुत बड़ा लिखना है, ना बहुत छोटा लिखना है। जनरली क्लास 3 नंबर वाले क्वेश्चंस को 8 से 10 लाइन के अंदर लिखना बहुत है। अगर 10 से 11 हो गया, 8 से 7 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छे से नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, जहाँ डायग्राम बना सकते हो क्लास आप। इसे, ये पूरा पेज है, ठीक है, ये आपका पेज है, ये इस तरह से नंबरिंग होगी, बार दे दिया आपने। अब क्लास आपको कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखना है, तो आप लिखो पहले कौन सा क्वेश्चन है, उसके बाद क्लास ये पोर्शन जो है डायग्राम का दिखा दो।
और यहाँ पे क्लास उसको आंसर्स को प्रेजेंट कर दो। तो इस तरीके से क्लास अगर आप बनाते हो ना, आपको आंसर देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। यहाँ पे क्लास डायग्राम बहुत छोटा नहीं, बहुत बड़ा नहीं सर, पेज भर देते हैं पूरे में। टीचर को लगेगा 2 पेज का डायग्राम बनाया, अरे भैया ज़्यादा बड़ा मत बनाना, छोटा सा क्लास, ज़्यादा छोटा मत बनाना, एक मीडियम साइज़ का, एवरेज साइज़ का, जितने तुमको पता है क्लास क्या होता है। मतलब आप कह सकते हो कि 20% पेज पर डायग्राम होनी चाहिए, बाकी 80% पेज खाली होना चाहिए। ठीक है, ये 20% है, बस इतने में ही हो बहुत है। ओके, और 6 नंबर वाले में क्लास 1 से 1.5 पेज का आंसर लिखना है। 1 पेज लिखो तो भी चलेगा, और ज़्यादा बड़ा है 1.5 पेज भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है डायग्राम आपने बनाया है, डायग्राम को एक्सप्लेन किया है कि नहीं। और इस तरीके से जहां पे डायग्राम बन सकता है वहां बनाना। मैंने स्पेशल वीडियो बना दी थी, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे दिया है, हर एक वीडियो का, डायग्राम का भी दे दिया, केस बेस का भी दे दिया, ऑल डेटा चार्ट सब कुछ। सुबह मैं तुम्हें डेटा वगैरह भी रिवीजन करा दूंगा अच्छे से, डोंट वरी। ठीक है, अच्छा क्लास, न्यूमेरिकल जब भी आप लिखोगे ना तो प्लीज फॉर्मूला यूज करना। नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल पहले फॉर्मूला लिख लेना, एडीएस का न्यूमेरिकल है पहले फॉर्मूला लिख लेना। फॉर्मूला लिखने के बाद आप सॉल्व करना, कंप्यूटेशन करना, फिर आंसर्स को क्लास इस तरह से ब्लॉक बना सकते हो। फॉर्मूला क्लास यूज करना, लॉन्ग आंसर में डायग्राम जरूर यूज करना, लॉन्ग में तो जरूर यूज करना। स्टेप वाइज क्वेश्चन पूछता है, मान लो 2 स्टेप में क्वेश्चन पूछा है, बताओ मीनिंग, बताओ इसका इंपॉर्टेंस। ठीक है, आपको लिखा बताओ मीनिंग और इंपॉर्टेंस, आप सीधा इंपॉर्टेंस लिख देते हो, मीनिंग के नंबर कट जाते हैं। फिर आप उसे 4 में 3 क्यों दिया है, तो अगर आपको बोले मीनिंग लिखो, आइडेंटिफाई करो, बताओ मीनिंग लिखो, एक्सप्लेन करो, तो आप पहले उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना, फिर एक लाइन छोड़ना, और एक लाइन छोड़ने के बाद फिर क्लास उसके इंपॉर्टेंस या उसके डिमेरिट जो भी है क्लास तुमसे पूछ रहा है, लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या पूछ सकता है, बेनिफिट क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो फिर आप स्टेप बाय स्टेप लिखना चालू करोगे। पॉइंटर्स का यूज करना, जितने नंबर होंगे, यानी कि जितने 3 नंबर क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट, थोड़ा एक्सप्लेनेशन फिर 3 पॉइंट, 4 नंबर क्वेश्चन है थोड़ा एक्सप्लेनेशन फिर 4 पॉइंट। अगर 3 पॉइंट लिख रहे हो थोड़े से बड़े पॉइंट होने चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखोगे, अच्छे से प्रेजेंटेशन करोगे ना क्लास। और ध्यान रखना क्लास, ग्राफ वगैरह जो भी है आपको क्लास पूछा गया है, मान लो कोई केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्लीज़ आप उसको एक्सप्लेन जरूर करना नंबर्स देख देख के। जैसे मैंने केस वाले वीडियो में बताया है, जैसे पूछा है कोई भी फिगर दे रखा है, उस फिगर को पहले वर्ड्स में एक्सप्लेन करना, इसका इतना है, इसका इतना, इंडिया का इतना, पाकिस्तान का इतना, चाइना का इतना, इन सब में चाइना का सबसे कम है या चाइना का सबसे ज़्यादा है, इंडिया का सबसे कम है, इंडिया का सबसे ज़्यादा है, पाकिस्तान का सबसे कम है, ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं, सबसे कम है क्लास, ज़्यादा जो है वो क्या है क्लास, वो जो फर्टिलिटी रेट है वो सबसे ज़्यादा है ना। तो ये सब चीज़ें क्लास होंगी, आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे, और नीचे क्लास उसको लिख दोगे कि कोई ज़्यादा है तो किस लिए ज़्यादा है, कोई कम है तो किस लिए कम है। ये सारी की सारी चीज़ें। बाकी लाइव आ रहा हूँ सुबह 5 बजे, तुम्हारा A to Z सब कुछ, डाटा चार्ट वगैरह सब रिवीजन करा दूंगा, कुछ नहीं बचेगा, A to Z रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्लास आंसर लिखना। अब आंसर्स की आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, आंसर्स को लिखना कैसे, तो मैंने खुद अपने हाथों से कुछ आंसर्स आप लोगों के लिए लिखे हैं, खुद क्लास, ये मेरी ही हैंड राइटिंग है, मैंने ही लिखा है आप लोगों के लिए। और ये सारे आंसर्स क्लास मैंने लिखे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप ये जान सको कि आंसर्स को लिखना कैसे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो सबसे पहले देखो डायरेक्टली इसमें क्लास दे रहा 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पहला जनरेशन फेज, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया 2 लाइन में, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज, फिर 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, फिर डिस्पोजन, फिर 2 लाइन में आपने एक्सप्लेन कर दिया। ये क्वेश्चन क्लास 2 नंबर का ही मान के चलो, और 3 नंबर का होगा तो थोड़ा सा और क्लास आपको एक्सप्लेन करना है, फिर ये पूछेगा नहीं, फिर आपको कुछ और भी पूछेगा क्वेश्चन में, राइट। फिर इसे डिफरेंस बिटवीन स्टॉक और फ्लो, तो ये रहा स्टॉक, ये रहा फ्लो। जब भी डिफरेंस लिखोगे बेसिस जरूर लिखोगे, 100% बेसिस लिखना ही लिखना है। तो डिफरेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसे बेसिस लिखना, और क्लास देखो स्ट्रेट लाइन खींच देना स्केल से, बहुत ज़्यादा सजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और उसके बाद क्लास 3 पॉइंट है 3 नंबर में, 4 पॉइंट है 4 नंबर में। इन एन इकॉनमी, अब देखो ये क्लास एक न्यूमेरिकल पूछा गया है, कंप्लीट न्यूमेरिकल, तो जो जो गिवन है पहले वो लिखो, एमपीसी डेल्टा आई डेल्टा वाई निकालना है, फिर आपने एमपीएस निकाला, देखो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में लिख दिया कि भाई डेल्टा आई क्या है, डेल्टा वाई क्या है, फिर आपने देखो फॉर्मूला कंप्यूटेशन किया, फॉर्मूला कंप्यूटेशन करके लास्ट में क्लास आपका आंसर आ गया डेल्टा वाई इन चेंज इन इनकम। कुछ गलत हो जाता है क्लास तो आप ऐसे काट के आगे लिख सकते हो। इस तरीके से जो काम करते हो ना आप, कि कट गया यार टीचर देख नहीं पाएगा, इसको ऐसे कर लेते हैं यार, ये वाला हरकत मत करना, कॉपी बहुत गंदी लगती है, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, ये मत करना। तो न्यूमेरिकल में क्लास आंसर लिख के फिर आपने प्रेजेंटेशन करना, सेम क्लास, ये देखो न्यूमेरिकल आंसर लिखो, फिर क्लास देखो कितना नीट एंड क्लीन है। आपकी राइटिंग कैसी है उसमें मैटर नहीं करता है। कुछ बच्चे बोलते राइटिंग के नंबर ना राइटिंग के नंबर मिलते हैं ना कटते हैं। क्लास टीचर को आपका समझ आना चाहिए, 0.6 दिख रहा है, हाँ 0.6 है, खत्म बात, और कुछ नहीं। देखो एक लाइन छोड़ के बीच बीच में एक लाइन छोड़ा भी करो, यानी कि बिल्कुल भरते भरते लिखते चले जाओ। टीचर कॉपी देख के बोलेगा नहीं यार इसकी मैं बाद में चेक करूँ कॉपी, कॉपी इतनी सुंदर रखोगे टीचर क्लास लॉट में से सबसे पहले आपकी कॉपी निकालेगा, यार पहले इसकी कॉपी चेक करता हूँ। इस तरीके से कॉपी होगा ना तो 100 में 100 पक्का आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट हैव नेगेटिव वैल्यू, क्लास किसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो ये क्लास एमपीएस आगे एमपीसी का भी दिया होगा। इस तरीके से क्लास आपको डायरेक्टली इसका आया नहीं आंसर, इसका क्लास आपने प्रेजेंट करना है, मतलब मैंने लिया नहीं है इसका क्रॉप करके, इसका आंसर आपको इस तरह से प्रेजेंट करना है। एक क्वेश्चन क्या इंडियन हेल्थ नीड, तो ये क्लास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको भी क्लास देखो कितना अच्छे से प्रेजेंट किया है।
तो आपको लेंथ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कोई रियल लाइफ एग्जांपल देना है, कोई डाटा देना है, आप वो काम कर सकते हो। गिविंग वैलिड, ऐसे यहाँ पे आप गलती करते हो, गिविंग वैलिड रीजन एक्सप्लेन द फॉलोइंग विल और विल नॉट रिकॉर्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इसको इंक्लूड करना है या नहीं करना है। सबसे पहला क्लास रेंट फ्री हाउस गिवन बाय एम्प्लॉय, ये मैंने कल पढ़ा भी दिया था आपको क्लास। देखो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को रेंट फ्री हाउस दिया तो यस, तो पहले तो क्लास आप यस लिखोगे, है ना, यस और नो जो भी है। फिर इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ वेजेस इन काइंड पेड टू एम्प्लॉय। तो क्लास वेजेस दिया जा रहा है यानी कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय का पार्ट है। आप कुछ और भी लिख सकते हो कि इट इज अ पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हेंस इज टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। ये आपको 2 से 3 लाइन में। फिर यहाँ पे भी क्लास अगला क्वेश्चन पूछा है क्लास की, ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है सब्सिडाइज लंच, तो ये भी क्लास इंक्लूड होगा, ये भी हमने पढ़ा रखा है आपको। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी रिसीव बाय गवर्नमेंट, तो क्लास कोई भी टैक्स को नहीं काउंट करते, नो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स एंड अ कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट रिसीव बाय द गवर्नमेंट। सरकार ने ट्रांसफर पेमेंट लिया है तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि क्लास ये फैक्टर पेमेंट नहीं है, सरकार की ट्रांसफर इनकम बन गई है, इसको काउंट नहीं करेंगे। और साथ में रीजन, अब अगर इंक्लूड एक्सक्लूड वाले में आप रीजन नहीं लिखोगे तो कहाँ से नंबर मिलेंगे, फिर नंबर कट हो जाएगा। तो आपको थोड़े से 9 ही क्वेश्चन लिखने हैं क्लास, अच्छे से नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन करो क्लास। एक पैराग्राफ खत्म हो रहा है, एक पैराग्राफ खत्म हुआ तो दूसरा पैराग्राफ में लिखो, चेंज करो पैराग्राफ को। जैसे मान लो एक चीज लिखी 3-4 लाइन में आ गया, फिर एक लाइन छोड़ के लिखो, यानी कि उसी में घुसाए जा रहे हो। डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी, तो जब भी डिफरेंस लिखोगे साथ में क्लास बेसिस भी लिखोगे, है ना। देखो क्लास मैंने स्टैंडर्ड आंसर लिया हुआ है और मैंने आपको बताया भी थे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको पता। बहुत सिंपल लिखा है, पहले मीनिंग लिख दिया, फिर क्लास इफेक्ट ऑन इन्फ्लेशन लिख दिया, फिर वैल्यू, और फिर क्लास इंडिकेटर। गुड इंडिकेटर है वो, गुड इंडिकेटर नहीं है। डिफॉरेस्टेशन और ओजोन डिप्लीशन, इस तरीके से क्लास आपको इसको एक्सप्लेन करना है। ग्लोबल वार्मिंग, तो देखो मैंने ग्लोबल वार्मिंग को कैसे एक्सप्लेन किया, कितनी सिंपल भाषा में। इट रेफर्स टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, बहुत सारी बातें नहीं लिखनी, थोड़ी सी लिखनी है, अच्छी सी लिखनी है एकदम। टेम्परेचर जनरली ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज बाई इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन। द मेजर सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पावर प्लांट बर्निंग फॉसिल फ्यूल फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये 2 नंबर क्वेश्चन है क्लास, आपके पेपर में 2 नंबर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्लास किससे लेंथ मैंने 2 नंबर के हिसाब से लिखा है, जो टर्म 2 में था ना पहले, उस हिसाब से इसको लिखा हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग इज अ सीरियस कंसर्न ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस लीड्स टू ग्लेशियर मेल्टिंग, इंक्रीज इन सी लेवल, लॉस ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर। तो पहले ग्लोबल वार्मिंग को एक्सप्लेन किया, फिर उसका इंपैक्ट लिख दिया। अगर आपको पूछा जाता है जनरली क्लास ये लाइन 4 नंबर में 2 पॉइंट है, 2-2 नंबर के ही क्वेश्चन होंगे, तो ये 2 नंबर में इतना ही लिखना है। 3 नंबर का होगा थोड़ा सा और लेंथ बढ़ा देंगे, 1-2 लाइन। 4 नंबर का होगा ही नहीं, 4 नंबर का इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता इस छोटी चीज के लिए, तो यहाँ पे 2 नंबर का ही है। अब डिफॉरेस्टेशन, इट इज द परमानेंट रिमूवल ऑफ ट्री टू मेक रूम फॉर समथिंग बिसाइड फॉरेस्ट, दिस कैन इंक्लूड क्लियरिंग ऑफ अ लैंड फॉर एग्रीकल्चर यूजिंग द टिम्बर फॉर फ्यूल। ये टिम्बर है क्लास, टिम्बर लिखा है, टिम्बर, ठीक है, टिम्बर है फॉर फ्यूल, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू, फिर आपने देखो पहले मीनिंग लिखा, पैराग्राफ खत्म किया, नेक्स्ट पैराग्राफ, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू लैंड डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी। बहुत खुला खुला लिखा है मैंने, तो आप भी ऐसे खुला खुला सिंपल, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं हो लेकिन जो आपके वर्ड को पढ़े वो समझ सके, बस आप ध्यान रखना राइटिंग अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ओके, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू मोर फ्लड, सॉइल इरोजन, क्लाइमेट चेंज, पैटर्न ऑफ रेनफॉल ऑल्सो चेंजेस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, एक्सटर्नलिटीज, एक्सटर्नलिटीज BCDE, जो क्लास होता है ना BCDE, लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी वेलफेयर। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू गुड एंड बैड इंपैक्ट ऑफ एन एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइस और पेनल्टी फॉर दैट। एग्जांपल, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज अकर्स व्हेन अ ब्यूटीफुल गार्डन इज मेंटेन्ड बाय मिस्टर एक्स, इट इज द वेलफेयर ऑफ मिस्टर वाई इवन वाई इज नॉट पेइंग फॉर इट, और आप इसको जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं कर पाते। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज अकर्स व्हेन स्मोक ओमिटेड बाय फैक्ट्री कॉज एयर पॉल्यूशन और द इंडस्ट्रियल वेस्ट इज ड्रिवन डायरेक्टली इनटू रिवर्स कॉज वाटर पॉल्यूशन, दिस कॉज लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर बट नोबडी इज पेनलाइज्ड फॉर इट। इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नलिटीज इज नॉट अकाउंटेड इन द इंडेक्स ऑफ सोशल वेलफेयर, सो इट कैन बी अंडर और ओवर एस्टिमेट द लेवल ऑफ वेलफेयर। तो हम वेलफेयर को अच्छे से एस्टिमेट नहीं कर सकते, ओवर अंडर एस्टिमेट हो सकता है। एक्सप्लेन द क्लास मीनिंग ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। देखो ये भी पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है क्लास, इसको कैसे ठीक करेंगे, तो ये है क्लास डेफिशिट डिमांड के बारे में बताया, फिर डायग्राम बताया क्लास। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा बस आप ये लिख दो, ये तो फुल एम्प्लॉयमेंट ठीक है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब बस आप ये दोनों का गैप दिखा दो कि ये डिफ्लेशनरी गैप है और कुछ नहीं। और ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। देखो कितना डायग्राम बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, साइज आइडेंटिकल है। पेन से बनाना डायग्राम आप, अगर आपको वहाँ पे पेन से अलाउ करते हैं तो बना लेना, जैसे भी बस बना देना। इसको एक्सप्लेन कर दिया, डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है एक्सप्लेन किया।
फिर ये कैसे कंट्रोल करेंगे बैंक रेट से, तो बैंक रेट को डिक्रीज करेंगे। और आपको पूछा क्या है क्लास, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करना है, तो इन्फ्लेशन का ही बताना, डिफ्लेशन का मत बताने लग जाना फ्री फंड में, उनको एडवाइस दे रहे हो डिफ्लेशन में ये करो। देखो बैंक रेट का लिख दिया आपने। अगला टैक्स रेट, टैक्स रेट जो है उसको रिड्यूस करेंगे। डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए बोल रहा होगा, डेफिसिट डिमांड, तो टैक्स रेट को रिड्यूस करेंगे और बैंक रेट को भी रिड्यूस करेंगे। तो आपको डायग्राम बनाना है, उसको एक्सप्लेन करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, फिर क्लास आपको यहाँ पे 2 पॉइंट पूछा है तो आपको 2 पॉइंट बता देना है। हाउ एन इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट अफेक्ट द लेवल ऑफ फाइनल इनकम ऑफ इकोनॉमी, शो इट्स वर्किंग विद सुटेबल न्यूमेरिकल एग्जांपल। तो आपको क्लास, मैंने मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको मल्टीप्लायर का पूछ रहा है क्लास, आपको बताना है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का रिलेशनशिप बताना है क्लास, कि इनकम के साथ जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इकोनॉमी में, इनकम भी बढ़ती चली जाएगी और ये कई गुना बढ़ जाएगी। इस गुना को चेंज करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, मल्टीप्लायर। जनरली इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज इन सर्टेन अमाउंट देन द चेंज इन इनकम इज मेनी मोर टाइम्स द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इट इज डिनोटेड बाय के। फिर आपने फॉर्मूला लिखा है क्लास, और इसकी वैल्यू 1 to इन्फिनिटी होती है, आपने वो भी लिख दिया। फिर इसकी वर्किंग के बारे में बताओ, डेल्टा आई, डेल्टा वाई, डेल्टा सी, फिर डेल्टा वाई, डेल्टा सी, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता चला जाएगा। फिर आपने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी देना है, देख रहे हो 6 नंबर क्वेश्चन है। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 100 ले लेना क्लास, या 1000 ले लेना, इसको 0.8 या 0.9 ले लेना एमपीसी। एमपीएस 1 हो जाएगा कि 10 टाइम्स हो जाएगा, 0.8 लिया 5 टाइम्स होगा, 100 का 5 गुना 80% यानी 400। फिर क्लास यहाँ पे आपने एक्सप्लेन कर दिया, टेबल शोज क्लियरली शोज द इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 100 करोड़ हैज रिजल्टेड इन इंक्रीज इन एडिशन इनकम ऑफ 500 करोड़, दैट इज रिजल्ट इंक्रीज इन इनकम इज 5 टाइम्स, 100 अपॉन 500 अपॉन 100, ये आ गया 5 टाइम्स। प्रूफ कर दिया आपने, या पहले 5 निकाल के फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 500। न्यूमेरिकल एग्जांपल है तो आपको ये दिखाना पड़ेगा। फिर क्लास ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है, ये क्लास किस किस तरीके से यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ चाइना का, उसके बारे में बात किया जा रहा है। डुअल प्राइसिंग सिस्टम, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, रिफॉर्म इंट्रोड्यूस। देखो अब चाइना की जो 5 पॉइंट थे ना, ह्यूमन कैपिटल, सॉरी जीएलएफ, और ये दूसरा वाला जो पहला था जीएलएफ, और दूसरा वाला क्या था क्लास आपका, ग्रेट लीप फॉरवर्ड था पहला, और दूसरा था कल्चरल रेवोल्यूशन। इन दोनों को छोड़ दो, एससीजेड से फायदा हुआ, उसके बाद डुअल प्राइसिंग सिस्टम, एससीजेड डुअल प्राइसिंग सिस्टम और रिफॉर्म्स, इन तीनों से क्लास चाइना को बहुत फायदा हुआ है, तो आपको ये पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, उसके बारे में क्लास आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद क्लास कुछ इंडिकेटर बोलेगा तो आपको वो लिख देना है। ये एक न्यूमेरिकल है क्लास, और न्यूमेरिकल को क्लास सॉल्यूशन में सबको पहले फॉर्मूला लिखा है मैंने, कंप्लीट फॉर्मूला लिखा है, और फिर क्लास कंप्यूटेशन क्या है, लास्ट में आंसर्स को अंडरलाइनिंग कर दिया। आंसर को अंडरलाइनिंग कर दो, टीचर देख लेगा, ब्लॉक ना बनाओ तो भी चलेगा। फिर बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड, जीडीपीएमपी, फॉर्मूला लिखो, फिर कंप्यूटेशन करो, फिर लास्ट में क्लास आंसर लिख दो, और दिख गया क्लास के दोनों के दोनों बराबर है। एक क्वेश्चन ये भी है छोटा सा क्लास 2 नंबर में, 6 नंबर का कई बार आता है न्यूमेरिकल, 4 नंबर में एक न्यूमेरिकल होता है, 2 नंबर का ऐसा क्वेश्चन होता है। तो बोला ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है बताओ, तो ऑपरेटिंग सरप्लस का बता दिया, उसका फॉर्मूला भी देखो, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट लिख दिया। और ऑपरेटिंग सरप्लस इट अराइजेस बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एंटरप्राइज, हाउएवर इट डज नॉट अराइज इन द गवर्नमेंट सेक्टर एज इट वर्क्स विद द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। तो आमतौर पर सोशल वेलफेयर के लिए होता है। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन देना है। मैंने आपको क्लास पूरा का पूरा एक तरीके से पेपर जो मॉक टेस्ट मैंने कराया था उसके काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर लिए, आंसर का प्रेजेंटेशन दिखा दिया। अब क्लास बस बहुत हो गया, जो थोड़ी बहुत चीज़ें छोटी मोटी रह रही हैं उसे 1-2 घंटे के अंदर ख़त्म कर लो। कोशिश करो क्लास की 12-1 बजे तक मैक्सिमम सो जाओ, नींद मुश्किल आएगी बट क्लास सो जाओ। क्लास अच्छे से तैयारी कर ली आपने, पूरा दिन अच्छे से लगाया, आज की रात भी पढ़ाई कर रहे हो, सुबह से कंटिन्यू आज दिन भर पढ़ाई कर रहे हो, शायद ही 2-3 महीने की पढ़ाई आज एक दिन में आप कर रहे हो, होता है ऐसा, सबके साथ होता है। चिल करो, कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखो, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ हैं। यही पेपर नहीं, जिंदगी का हर एक एग्जामिनेशन में आप अच्छा करो, अच्छा स्कोर करो, बस मेहनत करो, क्योंकि क्लास अगर मेहनत करोगे फिर रिजल्ट आएगा तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। तो बस मैंने भी मेहनत करी आपके साथ, आप लोगों ने मोटिवेट किया, शेयर किया चैनल को, आप लोगों ने बहुत सारे लाइक्स दिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्लास में इसी मेहनत से आगे के सब्जेक्ट की प्रिपरेशन भी कराऊंगा आपको। गॉड ब्लेस यू। कल का पेपर आग लगा देना, फाड़ देना पेपर, क्लास एकदम बढ़िया तरीके से करके आना, और बस अच्छे नंबर आपके आएंगे, इसकी गारंटी है। बस अच्छे से पूरा पेपर करके आना, कोई दिक्कत परेशानी हो अभी भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, क्लास डेफिनेटली मैं हेल्प करूंगा। सुबह 5 बजे मिलते हैं लाइव क्लास में, अच्छे से एक बार रिवीजन करके सुबह, फिर तुम्हें पन्ना पलटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुबह का फाइनल रिवीजन हो जाएगा, पन्ना पलटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेपर से पहले जाओगे, सीधा एग्जामिनेशन हॉल में घुसोगे और अच्छे से पेपर करके आओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सुबह एग्जामिनेशन हॉल के बाहर मगर मत करना, एग्जामिनेशन हॉल में आप 10:30 बजे पेपर लिखना स्टार्ट करोगे तो कम से कम 9:30 बजे से पहले जो पढ़ना हो पढ़ लेना। 9:30 बजे के बाद 1 घंटा मतलब दिमाग को रेस्ट देना कि जो पढ़ा है ना वो आ जाए, नहीं तो फिर सब गुड़ गोबर हो जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। लास्ट में मत पढ़ना, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जाके बस 9:30 बजे पहुँच जाना वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल के बाहर, बस कोई डिस्कशन, ठीक है जो हुआ हुआ सब पढ़ कर लिया, अब बस पेपर दे के आना अच्छे से। मेरी तरफ से आप सब कॉल दे, भगवान करे आपका पेपर बहुत अच्छा जाए।